जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार। अभी मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला के औराई विधानसभा क्षेत्र में है और बताने का यह प्रयास करेंगे कि अभी चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में काफ़ी जो कैंडिडेट है वो फील्ड में जो है भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन आखिर जनता किस पे विश्वास कर रही है वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। आखिर हमारे साथ जो है अभी जुड़ चुके हैं अखिलेश यादव। इनका पिता जो है 28 साल लगातार जो है यहाँ के विधायक रहे, मंत्री भी रहे और आज अखिलेश यादव खुद जो है मैदान में कूद चुके हैं। अगले बार भी लड़े थे, लेकिन कुछ वजह से जो है हार का जो है सामना करना पड़ा। और सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके चैनल जो व्यूअर्स को और आपके टीमें जो हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सर कि अगला बार जो है आप स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जो है आवाज़ उठाए थे जनता के लिए, उसमें क्या हुआ था? एक्सपायरी दवाई लगभग करोड़ों रुपया का पकड़ाया था जी। और डीएम के आदेशानुसार सिविल सर्जन आए थे जांच के लिए। सिविल सर्जन को पता था कि और आईपीएससी में काफ़ी एक्सपायरी दवाई है। किसी तरह जांच का दिशा भटका के हम इन लोग को कुछ भटका के और जांच न होने के मंशा था उनका और वो भागने लगे। तो हम पकड़ के उनको कहे कि आप इधर आना जांच के लिए, डीएम साहब भेजें, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? ऐसे करके आप तो इधर उधर कहाँ भाग रहे हैं, इधर न चलिए जी। तो गलत एंगल से, किस एंगल से फ़ोटो खींचा पता नहीं है। उस समय मीडिया कर्मी थे, वो वीडियो वायरल कर दिए। उसको साक्ष्य मानते हुए जो है एफआईआर प्रशासन के द्वारा किया गया। उसके बाद जब आप डीएम आलोक रंजन घोष का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो वीडियो आया है वो वीडियो देखेंगे, एफआईआर पढ़ेंगे तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर एक डीएम अगर उनका स्टेटमेंट है तो जो एफआईआर हुआ है वो फर्जी है, और नहीं तो डीएम अगर स्टेटमेंट अगर गलत दिए हैं, फर्जी दिए हैं तो एफआईआर सही है। तो ये प्रशासनिक पदाधिकारी को तय करना होगा कि डीएम साहब फर्जी स्टेटमेंट दिए कि एफआईआर फर्जी है। घटना के कुछ घंटों के बाद आलोक रंजन घोष मीटिंग बुला के जिला सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी किए थे। अगर उसका वीडियो अभी भी मेरे पास उपलब्ध है, उसको देखेंगे, एफआईआर देखेंगे तो दोनों में कोई दूर दूर तक कोई आपको पता ही नहीं चलेगा। उसमें टोटल 14 धारा में मुकदमा किया गया है। घटना स्थल कहीं यहाँ जब औराई में थाना है तो मुजफ्फरपुर में एफआईआर करने की क्या ज़रूरत है? उसके बाद वहाँ हरिजन जो एक्ट में मुकदमा किया गया। घटना है 30 तारीख को, 1 या 2 तारीख के डेट में जो है जो गिरफ्तारी करके ले गए उसको 3 दिन थाने में, टाउन थाना में रिटेन करके तब एफआईआर करके केस बना के तब उनको जेल भेजा गया। और सब कुछ होने के बाद एक्सपायरी दवा का स्टोर को सील कर दिया गया और सील होने के दवा के जांच का पदाधिकारियों में कोई दिलचस्पी नहीं था, लेकिन चार्जशीट जो है 14 तारीख को बन गया। फिर हम लोगों ने जब लोहिया पार्क में दोबारा धरना दिया तो 25 नवंबर 2019 को एक्सपायरी दवा का लिस्टिंग हुआ, जांच नहीं हुआ, लिस्टिंग हुआ कि कितना दवाई एक्सपायर पाया गया है। वो लिस्टिंग करके एक रूम में अभी सील बंद है, अभी भी उसी स्थिति में है। एक सिरोही जी थे, वो ड्रग इंस्पेक्टर थे। जब सिविल सर्जन ऑफिस को उन्होंने पत्र लिखा कि हमें परचेज बिल उपलब्ध कराया जाए तो उनको उस जांच से बाहर कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। जी हाँ। तो आपके पिताजी जो है 28 साल जो है जनता के लिए
काम किए। आप जो है अगला चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए। क्या उम्मीद लग रहा है जनता पे, क्या आपका उम्मीद लग रहा है इस बार जो है आपका चांस देगी जनता? बिल्कुल देगी। जी जनता औराई के भ्रष्टाचार से, औराई के अफसरशाही से त्रस्त हो चुके हैं और जो उम्मीदवार आए हैं उम्मीदवार की तरफ अपने माने एक आशा की दृष्टि से देख रहे हैं कि शायद कौन मेरा भला करेगा, कौन जो प्रतिनिधित्व औराई का करेगा, किसके प्रतिनिधि बनने से हमारा भला होगा। तो आवाम का जो आशीर्वाद है मेरे साथ है और हम लोगों के बीच एक बात कह के गए जा रहे हैं, हमारे बाबूजी के बाद 20 साल और लोग यहाँ के नेतृत्व किए, विधायक थे। तो मेरा और उस समय में क्या हुआ, उस समय ही भ्रष्टाचार बढ़ते 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 आज के डेट में चरम सीमा पर पहुँच गया है। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच गया है और उससे लोग त्राहिमाम 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 है। सभी लोग मेरे तरफ आशा की दृष्टि से देख रहे हैं। हम तो यही सबों से अपील कर रहे हैं कि 20 साल बनाम 5 साल, अगर 20 साल बनाम 5 साल, 5 साल में अगर आप हमको मौका देते हैं तो इतना मैं दृढ़ संकल्पित होके लोगों के बीच में बोला हूं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश 90 दिन के अंदर जमीनी हकीकत पे आपको जमीनी स्तर पर दिखना शुरू हो जाएगा। और हम ये कहें कि अगर आवाम के कसौटी पर हम खरा नहीं उतरे तो अगली बार आप हमको मौका नहीं दीजिए और हमको आप एक मौका दीजिए। अगर आपको हम कसौटी पर हम खरे उतरे तो फिर आप विचार कीजिएगा। और हम बोले हैं कि 6 तारीख तक हम बोलेंगे, आप सुनिए और जो हम मांग रहे हैं उस पर विचार कीजिए, वोट दीजिए, हमको बिहार विधानसभा भेजिए। 14 तारीख के बाद आप बोलिएगा, अब मैं सुनूंगा और जो आपका आदेश होगा, जो न्याय संगत का आपका काम होगा, चाहे प्रखंड का हो, जिला का हो या पटना में किसी विभाग का हो, जो भी न्याय संगत काम होगा उसके लिए मैं करवाने का भरसक प्रयास करूंगा और बहुत हद तक हमें सफलता भी मिलेगी। सर ये बताइए कि यहाँ जो है लगातार जो है 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है, फिर भी जो है यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह टटई मरई में जो है अभी भी स्कूल स्थापित है, चल रहा है, संचालित है और लगातार चचरी का जो है यहाँ पे मुद्दा जो है बना हुआ है। तो चचरी पे जो है किस प्रकार से आपका, अगर यहाँ आपको अगर जनता मौका देती है तो किस प्रकार से जो है चचरी के लिए काम करेंगे सर? देखिए, नीतीश कुमार की सरकार जो है स्वास्थ्य शिक्षा पर फेल है। आप बोलिएगा कि रोड बहुत बना दिया, रोड बनाया है पैसे के लिए। 100 करोड़ का काम है, 250 करोड़ का एस्टीमेट बनता है, उनके पार्टी फंड में 100 करोड़ जाता है और 50 करोड़ अफसर में बंटता है या 100 करोड़ में काम होता है। तब क्या काम क्यों नहीं होगा? अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको रिपोर्टिंग के एवज में अलग पैसा मिले, घोटाला में अलग मिले और आपके सहयोगी को अलग मिले, तो वो आप काम क्यों नहीं कीजिएगा? वही काम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर नीतीश कुमार कर रहे हैं। आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्कूल बनवाने में क्यों नहीं काम कर रहे हैं? उत्क्रमित विद्यालय जितना प्राथमिक विद्यालय था उसको कागजी रूप से उत्क्रमित विद्यालय का दर्जा दे दिए हैं। सामने स्कूल है, आप क्लासरूम देख लीजिए, 2 क्लासरूम है, एक जो रूम है उसको किचन बनाया हुआ है। टोटल 3 क्लासरूम में 8वां तक की पढ़ाई होती है। 8 क्लास 3 क्लासरूम में संभव है? नीतीश कुमार को मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि किस तरह से आप शिक्षक को ट्रेन किए हैं कि 2 क्लास में 8 क्लास तक 8 क्लास के बच्चे को पढ़ाएं। ये तो जादुई, अगर उनके पास जादू की छड़ी है और जादू के छड़ी को शिक्षक को दे के भेजे हैं तो वो महान मुख्यमंत्री हैं बिहार के।
तो आप जो है जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आप पे विश्वास जताता है, आप पे भरोसा करता है, आपको पिताजी के भी बहुत संकल्प साथ रहे बनाओ। और आपका पिता का भी जनता ने सहयोग किया और आप अभी खड़ा हैं, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि 5 साल बनाम 1 साल, 5 साल बनाम 1 साल का हमें मौका दीजिए। मैं संकल्पित होकर अपने संकल्प पत्र के साथ जी, चुनावी मैदान में आया हूं। आपका कितना संकल्प है? 31 31 संकल्प है जी, 31 संकल्प है, जो कि औराई के आम आवाम से ही जुड़ा हुआ है और मैं 31 संकल्प के साथ चुनावी मैदान में हूं। अब मैं अपना संक्षिप्त में 31 का 31 तो बताने में समय लगेगा, बिल्कुल सही लेकिन बात। मेन जो है 6, 7, 8 मैं बताता हूं। सबसे है कि एक तो मैं आपको बता चुका हूं, भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ज्वलंत मुद्दा जी। है, जिसको कि हम 90 दिन के अंदर खत्म उस पर खत्म नहीं, अंकुश लगाएंगे। अंकुश लगेगा। अब अंकुश लगेगा, ये आप खत्म, कोई जादू का छड़ी मेरे पास नहीं जी है। जी, धीरे धीरे जो है अंकुश लगेगा कि अभी धड़ल्ले से जो कहता है बिना पैसा का हम काम नहीं करेंगे, वो आवाज सुनना नहीं होगा। आवाम का भी जाति आवासीय बनेगा बिना पैसा का, बिना पैसा का रसीद कटेगा, बिना पैसे दिए हुए दाखिल खारिज होगा। अगर वैसे पदाधिकारी, मनबरू पदाधिकारी अगर हम विधानसभा में चुन के प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं तो वो दंडित होंगे, वो दंडित होंगे। और दंडित होने के साथ साथ उनको जो है सरकार से हम मांग करेंगे कि इनका डिमोशन किया जाए। अगर पूरे बिहार में 10 सीओ का डिमोशन अगर हो जाए तो किसी सीओ के बाप का दिन नहीं होगा कि दाखिल खारिज में पैसा मांगे। बिल्कुल बात सही है। और हमारा संकल्प है, एक पहला तो भ्रष्टाचार है जी दूसरा है 1 साल के अंदर और बभनगामा अतरार घाट के बीच जो लखन बागमती नदी है उसमें पीपा पुल बना के, जी और जो ब्रिज बन रहा है, ब्रिज बनाने के क्रम में जो कंपनी आई है उसको अप्रोच रोड बनाना है। जी तो इस पार से लेके उस पार तक, नदी के किनारे तक वो अप्रोच रोड बनाएगा। वो अप्रोच रोड हमारे आवाम भी उपयोग करेंगे। नदी में पीपा पुल होगी और पीपा पुल से 2 चक्का 4 चक्का से आप हथौड़ी होके मुजफ्फरपुर 34 किलोमीटर का यात्रा करके मुजफ्फरपुर जाएंगे। अभी आपको लगभग 49 किलोमीटर का यात्रा करके मुजफ्फरपुर जाना होता है। दूसरा है कि बागमती का परियोजना बांध बना, दोनों बांध के बगल में जो है, जो हरिजन पिछड़ा है, भूमिहीन है, जी उसको अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है। सबसे उसका टेक्निकली प्रॉब्लम ये है, वो किसी मालिक के जमीन में बसा हुआ था, उसके पास न केबाला है न खतियान है, कुछ भी नहीं है। सरकार कहती है कि सबको हम 3 डिसमिल जमीन देंगे। भाई, किसी को आपको 3 डिसमिल जमीन देने की जरूरत नहीं है। परिवार का गणना कीजिए, अगर 1000 परिवार है तो 1000 गुने 3, अगर 1500 परिवार है तो 1500 गुने 3 करके उतना ज़मीन एक्वायर करके, राष्ट्रपति के नाम से ज़मीन एक्वायर करके, बाउंड्री करके, उसी में दिल्ली बॉम्बे की तरह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 3 BHK का बना के, जो भी उस बांध के अंदर से जिनको हटाया गया है जी उनको, हरिजन पिछड़ा को वो घर अलॉट किया जाए, ये हमारा मांग है। उसके बाद स्वास्थ्य, जितना भी बंद जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसका प्राण प्रतिष्ठा औराई में होगा। उसमें धीरे धीरे करके लगभग बाबूजी बता रहे थे कि 12 या 14 उप स्वास्थ्य केंद्र है। जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र है सभी का प्राण प्रतिष्ठा, नर्स रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे, कुछ प्राथमिक उपचार के लिए दवाएं उपलब्ध होंगी और लोग वहाँ बिना किसी पैसा के निःशुल्क, मोदी जी का एक शब्द सुनिएगा, निःशुल्क सुनने में खराब नहीं होता है, अब मुफ्त सुनने में बहुत खराब लगता है। तो मोदी जी जो कुछ देते हैं
अपने घर से नहीं देते हैं। वो तो कहते हैं फकीर है, उनके पास तो कुछ ही नहीं है, तो अपने घर से तो देते नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि हम मुफ्त दे रहे हैं। ये सब लोग जनता के पैसा का जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं कि मुफ्त दे रहे हैं। तो अब भैया निःशुल्क बोलिए ना। बिल्कुल सही बात है। एक माने मुफ्त मतलब लगता है कि किसी भिखारी को कुछ दे रहे हैं। जनता सर्वोपरि है, वो प्रधानमंत्री भी चुनने का पावर है, मुख्यमंत्री भी चुनने का पावर है। विधायक चुनेंगे या एमपी चुनेंगे तब तो कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होगा। तो ये मुफ्त शब्द हमें बहुत कचोटता है। अगर हम सदन में गए तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखूंगा, कोई आप जो कुछ देते हैं उस पर जो मुफ्त जो कहते हैं, इस शब्द को हटा के उस निःशुल्क जो है सुनने में उतना बुरा नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या राय लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें अपना राय जरूर लिखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।